This call is now being recorded. Hello, friends. How are you? Hope everybody is okay and spending a quality time with your family members. That's fine. So let's begin our today's session. आप लोग कोई मेरे एजुकेशन चैनल बायोलॉजी प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं and I am राखी. तो आज हमारे जो विषय है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और ये चैप्टर्स स्पेशली 10th एंड 12th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, एंड क्लास 12th में एनसीईआरटी सिलेबस में ये फर्स्ट चैप्टर है और काफी एलाबोरेटली वहां एक्सप्लेन किया गया है. तो हम लोग बहुत ही ब्रीफली आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे एंड लेट्स सी व्हिच इज डिजाइन ओवर हियर. तो देखते हैं आज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या नॉलेज मतलब जान सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो प्रोसेस है, लिविंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस नॉट ओनली द ह्यूमन, पूरे लिविंग वर्ल्ड के साथ रिलेटेड है. और यही प्रोसेस जो है हम लोगों की जनरेशन को आगे ले जाते हैं. हम लोग सभी जानते हैं रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एबल टू प्रोड्यूस मोर और इट्स ओन काइंड्स. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, अर्थ में या फिर वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस जो है वो है अपने जेनेटिकल मटेरियल्स और द हेरिडिटरी मटेरियल्स जो है उसको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वे करना. तो ये जो प्रोसेस होता है, ये पूरे प्रोसेस हम लोग दो तरह से यानी कि दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. आज हम लोग इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जानेंगे वो दोनों प्रोसेस क्या है, एंड उसके साथ हम लोग स्पेशली जिस सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिस पार्ट के बारे में आज के वीडियो में आप लोग जानने वाले हो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन के दोनों प्रोसेस क्या है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसमें ह्यूमन के कौन सा कैटेगरी यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल प्रोसेस किस भाग में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं. लेट्स सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है दोस्तों? हम लोग जैसे जानते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेरिडिटरी मटेरियल्स यानी कि डीएनए जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वे होते हैं यानी कि ट्रांसफर होते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स के क्वालिटी यानी कि हमारे वंश की जो गुण, बैड और गुड, व्हाटएवर द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वालिटीज, पेरेंट्स क्वालिटी, वो ऑफस्प्रिंग यानी कि चिल्ड्रन में या चाइल्ड में कन्वे होते हैं. तो ये टोटल जो प्रोसीजर होते हैं, जो टोटल प्रोसेस कन्वे होते हैं सिस्टमेटिकली, ये जो होते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन के रूप में जानते हैं. रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम लोग जूनियर लेवल में भी पढ़ चुके हैं. बायोलॉजी के स्टूडेंट्स एंड नीट प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड हेरिडिटरी यानी कि जेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्शन, other systems, even it is the plant reproduction or it is the animal reproduction, higher class or the lower class, all kinds reproduction के लिए ये basic concept होना बहुत ही जरूरी है. तो पहला पॉइंट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन में normally involves the production of an organisms from single organism without the fusion of gametes. अब क्वेश्चन आते हैं कि गैमेट्स होता क्या है. गैमेट्स मतलब सेक्स सेल, इसको हम लोग गैमेट्स कहते हैं. ठीक है, यानी कि जिस रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स के बॉडी से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि कोई भी सेक्स सेल का फ्यूजन नहीं होता है, उस रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेनली इस टाइप का रिप्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं लोअर कैटेगरी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कुछ हायर कैटेगरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में भी ये होते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक यानी कि बहुत ही प्रिलिमिनरी प्रोसेस है. क्लियर? लोअर कैटेगरी मींस लो यानी कि लोअर कैटेगरी, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म दैट वायरस, बैक्टीरियाज, एल्गी, फंगीज यानी कि different type of molds. Okay, even some multicellular organisms, that is algae and fungi, I'm just telling, these are also few multicellular organisms also be there. Okay, Spirogyra and agaricus, whatever different type of the bacteria, spiders,
फंगी, मोल्ड्स, इवन द प्लांट्स, few plants body also sexual reproduction हम लोग को देखने को मिलते हैं। ईस्ट फंगी का नाम है। तो इस रिप्रोडक्शन में जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उनके बॉडी से डिफरेंट प्रोसेस, सेगमेंटेशन प्रोसेस, बॉडी का सेल डिविजन प्रोसेस, दैट इज द फ्यूजन और डिफरेंट बल्ब प्रोडक्शन प्रोड्यूस, दिस आर द प्रोसेस। तो डिफरेंट बहुत ही छोटा छोटा प्रोसेस है, यानी कि पेरेंट्स का बॉडी से डिटैच होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म का बॉडी फॉर्मेशन होते हैं। दिस नॉट न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू चिल्ड्रन ऑफस्प्रिंग का बॉडी प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें फिर से वही गैमेट्स के बात आते हैं, यानी कि दो तरह का गैमेट्स यहाँ फ्यूज होते हैं एंड दोनों डिफरेंट गैमेट्स डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल्स को कंटेन करते हैं और दोनों गैमेट की फ्यूजन होने के बाद सेल डिवीजन होते हैं। थ्रू दिस सेल डिवीजन ये कंप्लीट प्रोसेस कन्वे होते हैं एंड द जेनेटिक हेरिडिटरी मटेरियल्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग by the fusion of genetic material contained in the sex cells or gamete। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहूंगी। सेक्स सेल में हम जैसे कि हम सबको पता है, यानी कि दो तरह का मेल या फीमेल, दो तरह का सेक्स सेल्स होते हैं। फीमेल बॉडी में जो सेक्स सेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओवम या फिर ओव्यूल या फिर ओवा, कोई भी नाम से आप बोल सकते हो, ओवम, ओव्यूल, ओवा, दैट इज सेक्स सेल फीमेल बॉडी में, ठीक है, या फिर एग सेल हम लोग बोलते हैं। एंड मेल बॉडी में जो गैमेट्स होते हैं या फिर सेक्स सेल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पर्म। क्लियर? आज के हमारे विषय है ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। एंड इस रिप्रोडक्शन में ह्यूमंस बॉडी में सेक्सुअल सेक्स सेल कैसे प्रोडक्शन होते हैं, वो कैसे ट्रांसफर होते हैं एंड आफ्टर ट्रांसफरेशन वो किस तरह एक बेबी में कन्वर्ट होते हैं, ये फुल प्रोसीजर जो है ये रिप्रोडक्शन सिस्टम पे इंक्लूड है। दोस्तों रिप्रोडक्शन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। सो इसको हम लोग हमेशा इस हिसाब से देखते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कन्वे होने तक, और नॉट ओनली द ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट फॉर है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इवन प्लांट्स के लिए भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को प्लांट्स में भी दिखते हैं, इवन बैक्टीरियाज में भी दिखते हैं। हम लोग आज के विषय में जो पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग जानते हैं मेल एंड फीमेल, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मेल पार्ट में मेल सेक्स गैमेट्स को हम लोग बोलेंगे स्पर्म, फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उसको हम लोग एग सेल, ओवा, ओवम या फिर ओव्यूल बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग दो सिस्टम से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, वन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सेकंड पार्ट जो है वो है फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो। हालांकि ये पूरे चैप्टर्स, पूरे सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी एलेबोरेटली एक्सप्लेनेशन की जरूरत है समझने के लिए, लेकिन आज के एक वीडियो में ये सारे चैप्टर पॉइंट्स कवर अप करना पॉसिबल नहीं है। मेरे कमिंग वीडियोस में मैं वन बाय वन सारी चीज को एक्सप्लेन करूंगी। आज के विषय है मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, और इसमें हम लोग जानने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बट बिफोर वी एंटर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट, हम लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम फाइनली कब मैच्योर होते हैं, यानी कि एक इन्फेंट बेबी से एक यूथ स्टेज तक आने की है, एंड देन आफ्टर फ्रॉम द यूथ टू द ओल्ड एज तक जो लाइफ स्पैन, नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं कि ह्यूमन का लाइफ स्पैन 75 ईयर्स होता है, इसके बाद भी नॉर्मली काफी एक्सटेंड होते हैं, बट दिस इज द फिक्स बायोलॉजिकली बेसिस 75 ईयर्स इज द लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो इन जो ये जो लाइफ स्पैन है, इस लाइफ स्पैन के बीच में जो हमारे एज के डिफरेंस होते हैं, जो एज के कैटेगरीज होते हैं, उसमें इन्फेंट, टॉडलर्स, फिर आपका यूथ, एडोलेशंस के बाद आपका कहा जाता है एडल्ट, एंड देन आफ्टर जो ओल्ड एज आते हैं। तो ये सारे जो स्टेज है, इन सारे स्टेज में ऐसा कौन सा स्टेज है जहां हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटली मैच्योर होते हैं
और हम लोग एक कंप्लीट वुमेन या कंप्लीट मैन के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों अब पहले हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, फर्स्ट है प्यूबर्टी स्टेज। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं ह्यूमन का एज लिमिट जो 0 से लेके 5 तक हम लोग उसको इन्फेंट स्टेज में रखेंगे। इन्फेंट स्टेज में एक बेबी वो मेल या फीमेल में सिर्फ कैटेगराइज इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका बाहर रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग देखते हैं उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन उनके बॉडी में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव नहीं रहता है। अब जो पीरियड या फिर ड्यूरिंग द एडोलेशंस टाइमिंग in which the body attained the sexual maturity, that is called the puberty stage। हमारे ह्यूमन बॉडी में जिस एज का मतलब है फीमेल के लिए वो हो जाता है आपको 12 से 13 के बीच और मेल के लिए हो जाता है 13 से 14 के बीच। ये जो एज के डिफरेंस, ये जो एज है इन पर्टिकुलर इस एज के बीच मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होते हैं, यानी कि बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू होता है। एंड फीमेल का बॉडी में 12 से 13 इयर्स के बीच फीमेल का बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होते हैं जो कि सिंबलाइज करते हैं हमारे ओवम प्रोडक्शन के। और यही दोनों एज है जो हमारे प्यूबर्टी स्टेज कहलाते हैं और सो कॉल्ड हमारी रिप्रोडक्टिव बॉडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर कंप्लीटली मैच्योर इन दिस पर्टिकुलर टाइमिंग। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मेल डेवलप अंडर द influence of the testosterone, a hormone secreted by the testes। जैसे कि मैंने अपना पीपीटी में लिखे है, आप लोग देख रहे हो। आप सभी को पता है हमारी बॉडी में ये जो चेंजेस, नॉट ओनली ये रिप्रोडक्टिव चेंजेस, कोई भी चेंजेस, यानी हम अगर मान लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी या फिर एक्सक्रीटरी कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ द चेंजेस जो होते हैं, ये सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हॉर्मोन्स। तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हॉर्मोन्स काम करते हैं उन लोगों को हम लोग कहते हैं गोनाड्स हार्मोन। क्लियर? अब ये गोनाड्स हार्मोन, मेल के लिए जो गोनाड्स हार्मोन होता है उसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बाहरी अपीयरेंस को देख के हम लोगों को पता चल जाता है आफ्टर प्यूबर्टी स्टेज और द प्यूबर्टी स्टेज में बाहर की अपीयरेंस देख के हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बॉयज है, ये बॉय है या फिर ये मेल है या फिर ये फीमेल है। तो बाहर के जो डिफरेंट चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेल के बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन ओजेस्टेरोन जो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन में, ये दोनों हार्मोन का सिक्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये हमारे सीक्रेट बाय टेस्टिस। क्लियर? और इसको कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सिक्रेशन को। एडोलेशंस टाइम में मेल का बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ जो चेंजेस होते हैं इसका रीजन होता है टेस्टोस्टेरोन। एंड फीमेल बॉडी में ओवरी से सीक्रेट होने वाले ओस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इनकी जो सिक्रेशंस है ये कंट्रोल करते हैं हमारे फीमेल्स बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ द प्यूबर्टी चेंजेस को, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके रेफरेंस में मैं कहना चाहूंगी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं जैसे मेल के लिए शोल्डर को ब्रॉड हो जाना, यानी कि काफी चौड़ा शोल्डर, एडम्स एप्पल निकल के आना, गले के पास एडम्स एप्पल, वॉइस जो है वो काफी हर्ष होना, थोड़ा सा भारी हो जाना। ओके, तो हमारे मूछ दाढ़ी ये सब जो मेल्स के बॉडी में जो आने लगते हैं, जो प्यूबर्टीज हेयर्स निकलते हैं उनका जेनेटल पार्ट में। ओके, ये सारे जो सिंबल्स होता है ये प्यूबर्टी स्टेज के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक सिंबल है मेल बॉडी में। फीमेल के लिए ब्रेस्ट का अपराइज करना, हमारी फीमेल बॉडी में जो लोअर पोर्शन होता है, हिप पोर्शन होता है, पेल्विक पार्ट जो होते हैं वो काफी ब्रॉड हो जाते हैं बिकॉज फीमेल बॉडी में हमारी जो वोम है उसमें बेबी कैरी करते हैं, सो वो पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड काफी ब्रॉड होते हैं। हमारे जो वोकल कॉर्ड है वो काफी श्रिल होते हैं, यानी कि हमारे वॉल्यूम जो होते हैं वो बहुत ही तीखे वॉल्यूम होते हैं। ये भी एक रीजन है हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल रीजन नॉट सॉरी कैरेक्टरिस्टिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का। और स्पेशली क्या है हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो है वो ड्यूरिंग सेकेंडरी प्यूबर्टी स्टेज में ही शुरू हो जाते हैं। तो ये तो डिफरेंट साइड पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया। प्यूबर्टी स्टेज बेसिक कंसेप्ट, बेसिक स्टेज ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज। क्लियर? रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ बेबी नहीं होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक कंप्लीट ह्यूमन। कंप्लीट ह्यूमन मीन्स एज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन स्पीसीज अर्थ में अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो उसे दोनों अलग अलग सेक्स में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं मेल एंड द फीमेल, तो इस प्रोसीज्योर के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है ये सिस्टम।
जिसका पहला पार्ट होता है प्यूबर्टी स्टेज, जो मेल के लिए स्टार्ट होता है 13 से 14 ईयर्स के बीच, और फीमेल के लिए स्टार्ट होता है फीमेल के लिए स्टार्ट होता है 12 से 13 ईयर्स के बीच। अब हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक, यानी मैंने पहले आपको बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें मेल का स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होते हैं और उसमें कौन कौन सा पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको हम लोग दो हिस्से में बांटे हैं, यानी कि मेरे पीपीटी में आपको दिखाई पड़ रहा है, दोनों पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला पार्ट है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। दोस्तों मेल्स के लिए गोनाड्स, टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं मेल बॉडी में, जिनका मेन फंक्शन होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना। इसे द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लास 12 में या फिर हायर क्लासेस में अगर आप लोग बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो, स्पेशली जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये प्रोसीजर। हालांकि मैं इस प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो गोनाड्स या टेस्टिस जो होते हैं वो मेल में होते हैं, एंड ओवरीज इन फीमेल, या फीमेल बॉडी में भी दो ओवरीज होते हैं जो हमारे फैलोपियन ट्यूब से जुड़े होते हैं। वो ओवरीज का मेन फंक्शन होता है ओवम का प्रोडक्शन करना। इस प्रोसेस को कहा जाता है ओजेनेसिस। ओके, सो ये दोनों जो होता है यह प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि ये दोनों सिस्टम, ये दोनों पार्ट्स डिवाइड करते हैं मेल बॉडी में टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, फीमेल बॉडी में ओवरीज ओवम प्रोडक्शन के लिए। इसके साथ प्रोडक्शन, ये ओवम और स्पर्म, प्लीज कीप इट इन माइंड, ओवम एंड द स्पर्म दोनों ही सेक्स सेल है। अब ये सेल को प्रोडक्शन होने के बाद प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचाना एंड द प्रॉपर टाइम ड्यूरिंग द कपुलेशन टाइम इसका फ्यूज होना, ये सारी प्रोसेस जो है इसको कंट्रोल करते हैं और इसको मैनेज करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो वो सारे डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग डालते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, because it is include all other structure which help in the transfer of sex cell and their fusion, leading to the fertilization and the development of an egg till the birth of baby. जब तक बच्चे बच्चे मदर्स होम में बड़े हो रहे हैं, देन आफ्टर उसको रिलीज करने तक, यानी कि फ्यूजन, कपुलेशन, फ्यूजन, ग्रोथ, एम्ब्रायो फॉर्मेशन एंड देन आफ्टर कंप्लीट बेबी फॉर्मेशन के बाद वो बेबी जब तक बॉडी से रिलीज नहीं हो रहा है, इस पूरे प्रोसीजर को कंट्रोल करते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स, उन लोगों को हम लोग कहते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में जब भी हम लोग पढ़ेंगे, आज हमारे टॉपिक में हम लोग जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। दोस्तों वो बहुत ही ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बिकॉज each and one video mein it is not possible that I explain all the topics very elaborately. My coming videos or my next videos I will explain each and every parts one by one. Today just बहुत ही briefly मैं explain करते जा रही हूँ। I hope आप लोग के syllabus के हिसाब से ये आप लोगों को काम में आएगा, because basic concept होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप जाके आगे हायर डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसीजर्स मेथड्स को समझ पाओगे। आपके सामने जो पिक्चर्स अभी मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, जो स्क्रीन में भी प्रेजेंट कर रही हूँ, इसमें आप लोग को साफ दिख रहा है दैट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव। सिंपल। अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन में हेडिंग मैंने वही रखा है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर रही हूँ पिक्चर में, इसमें जो पार्ट्स आपको दिख रहा है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आउटर पार्ट। ओके, यानी कि बॉडी के बाहर जो पार्ट होता है, इसमें 6 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड किए हैं हमारे सुविधा के अनुसार, 6 पार्ट्स में। हालांकि सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। ये 6 पार्ट्स जो है, इन 6 पार्ट्स में आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, ओके, सो ये 6 पार्ट्स क्या है? पेयर्स ऑफ टेस्टिस। सो आप यहाँ देख सकते हो जो पेयर ऑफ टेस्टिस जो होता है, यह है टेस्टिस, यानी कि बाहर में दो जो ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस के आउटर कवर जो होता है, जिस फैटी लेयर से ये कवर किया होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी फंक्शन ऑफ टेस्टिस और टेस्टिस के अदर्स डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अभी सिर्फ आउटर पार्ट्स के बारे में मैं बता रही हूँ। पहला पार्ट होता है
अ पेयर ऑफ टेस्टिस। सेकेंड पार्ट होता है अ पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस। व्हाट इज एपिडिडाइमिस? ये है एपिडिडाइमिस पार्ट। आपको दिख रहा होगा ये जो डॉट्स, यानी डॉट नहीं एक्चुअली, ये जो अपर पोर्शन है, ये जो अपर पोर्शन है, ये पार्ट, ये जो पार्ट्स है, इसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। अब एपिडिडाइमिस में होता क्या है, मैंने पहले आपको बताया, वेरी ब्रीफली मैं बता रही हूँ। स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में। इसके अंदर इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हम लोग जब करेंगे, इसके अंदर में भी हम लोग को काफी सारे सेल्स और काफी सारे ऑर्गन्स छोटे छोटे मिलेंगे, लेकिन हम लोग अभी जान रहे हैं कि टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो स्पर्म इमॉर्टाइल रहते हैं, यानी कि वो स्पर्म तब तक मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। एंड वो स्पर्म कहाँ जाके स्टोर होते हैं? एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं। आफ्टर द सेकेंड पार्ट, दैट इज द पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट। दोस्तों, स्पर्म डक्ट को हम लोग वास डिफरेंसेस का नाम से भी जानते हैं, इसी को बोला जाता है स्पर्म डक्ट। जैसे कि पिक्चर में बहुत ही क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये एंड ये दोनों जो पार्ट है यहाँ जुड़ा हुआ है टेस्टिस के साथ, ये पार्ट एपिडिडाइमिस के साथ भी जुड़ा है। यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद ये स्पर्म जब यहाँ पर स्टोर होते हैं एपिडिडाइमिस में, इमॉर्टल स्टेज में, आफ्टर दैट उसको स्पर्म डक्ट में पहुंचते हैं, यानी कि वस डिफरेंस में पहुंचते हैं। इस वस डिफरेंस में वो स्पर्म स्लोली मूवमेंट करते हैं। इसका भी कई रीजन है जो मैं वन बाय वन ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगी। दैट इज अ स्पर्म डक्ट या वस डिफरेंस। अब आपको एक चीज तो इस पिक्चर में बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों स्पर्म डक्ट जो है ये एक ओवल शेप स्ट्रक्चर यहाँ जाके जुड़ा हुआ है। जस्ट इसके ऊपर में ये जो है इसको ब्लडर कहते हैं। ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यहाँ पर हमारे जो मूत्र है यानी कि जो यूरिन है उस यूरिन का स्टोर होते हैं, यानी कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। दोस्तों, फीमेल बॉडी में यूरिन सिक्रेशन एंड ओवम, या फिर ओवम का तो सिक्रेशन होता नहीं, यूरिन सिक्रेशन और कपुलेशन का दोनों डिफरेंट प्लेस होते हैं। लेकिन मेल बॉडी में यूरिन सिक्रेशन एंड स्पर्म सिक्रेशन दोनों का एक ही प्लेस होते हैं, यानी कि एक ही डक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेज जो है वो है यूरेथ्रा। सो ये जो स्पर्म डक्ट है ये सबसे पहले यहाँ पर जाके जुड़ते हैं, इस ब्लडर में जुड़ते हैं, और इस ब्लडर, ये सीधे जो नल शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो कि बाहर में जाके ओपन होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। This is the part of the excretory system. This is the part of the reproductive system for male. Clear? अब दो और चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसके बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं। ये दोनों चीज, एक हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी हो गया सेमिनल वेसल्स। आई होप यू हैव सीन। और एक होता है कॉर्पस ग्लैंड, द कॉर्पस ग्लैंड्स। यहाँ की शो नहीं हो रहा है कॉर्पस ग्लैंड, इस पोजीशन पे ये रहता है कॉर्पस ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड को हम लोग एक साथ कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। क्लियर? यानी कि यूरेथ्रा के बाद मैं पेनिस पे नहीं आया, यूरेथ्रा के बाद मैं आगे एक्सेसरी ग्लैंड में, बिकॉज ये पहले यहाँ शो हो रहा है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसल्स एंड कॉर्पस ग्लैंड, तीन ग्लैंड जो होते हैं, तीनों ग्लैंड जो है जस्ट यूरेथ्रा के ऊपर में सेमिनल वेसल्स, सॉरी स्पर्म डक्ट या फिर वासा डिफरेंस के यहीं जुड़े होते हैं, और इनका काम है नरिशमेंट, यानी कि स्पर्म को नरिश करना। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड देन आफ्टर द यूरेथ्रा ओपन फ्रॉम द आउटर मोस्ट साइड, दिस इज नोन एज पेनिस। तो पेनिस जो पार्ट है ये है आउटर साइड, यानी कि इसी रास्ते से स्पर्म बाहर निकलते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सॉरी, दिस इज द पार्ट ऑफ द मेल सेक्स सेल, दैट इज हमारे पेनिस से, और इसका लास्ट पार्ट होता है ये। सो इसके बीच एक आपको दिख रहा है इरेक्टाइल टिश्यू। व्हाट इज इरेक्टाइल टिश्यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यू? इसका फंक्शन होता है ड्यूरिंग द कपुलेशन टाइम में स्पर्म को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एट द कंक्लूजन ओवरऑल में हम ये देख सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग कंप्लीटली 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हमारे याद रखने के लिए। क्लियर? ये 6 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहले होते हैं वन पेयर ऑफ टेस्टिस, जिसमें हमारे स्पर्म प्रोडक्शन, मेल बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन होते हैं। टेस्टिस कवर रहते हैं एक स्किन लेयर, फैट लेयर से, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोटम। अब सेकेंड जैसे टेस्टिस के ऊपरी वाले हिस्से जहां पर आपको दिख रहा है एपिडिडाइमिस, इसमें हमारी इमॉर्टल स्पर्म्स जो है वो स्टोर होते हैं।
एपिडाइमिस के ऊपर से ये जो फनल या फिर नल शेप का स्ट्रक्चर आपको निकल के आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट या फिर वास डिफर्स। इसका काम है मैच्योर स्पर्म को कन्वे करना यूथ्रा तक। उसके बाद जो आ जाते हैं नेक्स्ट फनल और या फिर नल शेप स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा, जो कि हमारे यूरिन, मेल बॉडी में यूरिन एंड द स्पर्म दोनों के सिक्रेशन के लिए या फिर दोनों को रिलीज होने के मीडियम है या फिर पैथ है। और थर्ड आता है एक्सेसरी, सॉरी थर्ड नॉट, दैट इज सिक्स्थ वन, द एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स का भी बहुत सारे फंक्शंस है, ये मेनली मैं वन बाय वन स्टेप वाइज बताऊंगी, बिकॉज अभी हम लोग पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं। अगर मैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बताऊं तो इस वीडियो में आप लोग समझ नहीं पाओगे। सो एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं, मैंने यहाँ 3 ग्लैंड के नाम बताए, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनिफेरस सेमिनल वेसल्स, और यहाँ पर और एक नंबर 3 मैंने बताया था, दैट इज द कॉर्पस ग्लैंड, ये शो नहीं हो रहा इस पिक्चर में। और थर्ड जो है लास्ट पार्ट मैंने बोला पेनिस, यानी कि दीज आर द 6 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इस पिक्चर में बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही इजी वे में मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ शॉर्टली। ये जो 5 पार्ट्स है, 6 पार्ट्स मैंने वहां दिखाए, इन 6 पार्ट्स में से मेन जो 5 डिफरेंट पार्ट्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमिस, स्पर्म डक्ट, यूरेथ्रा एंड पिंस, इन तीनों का सॉरी इन 5 डिफरेंट पार्ट्स का मेन फंक्शंस होता क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन फंक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन वर्क है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, जो कि हमारे टेस्टिस में होता है। आपके सामने अभी मैं जो पिक्चर्स प्रेजेंट कर रहे हूँ स्क्रीन पे, यह है एलएस ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल। मैंने आपको बताया कि हमारे जो टेस्टिस होता है मेल के, वो टेस्टिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जिसको हम लोग अगर सेक्शन करते हैं तो ये मिलता है हम लोग को, लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड करते हैं। तो इस टेस्टिस में आप लोग को देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ये टेस्टिस है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में। इस टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मैंने आपको कहा था एपिडिडाइमिस, वन ऑफ द पार्ट एपिडिडाइमिस, दिस इज द अपर पार्ट, द फैटी लेयर्स। ये अपर पार्ट में जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद स्पर्म स्टोर होते हैं, इस एपिडिडाइमिस में स्पर्म आते कहां से है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड वास डिफरेंट, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का प्रोडक्शन होते हैं। ये डिफरेंट जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, छोटा छोटा स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर, ओके। My next video I will explain what is seminiferous tubules and how the sperm production should take place over there. So now only just you see, this is the green color, ये spiral जो sperm आपको दिख रहा है, ये sperm seminiferous vessels है, seminiferous tubules है, इस tubules में sperm का production होता है, and then after ये जो epididymis part है, ये epididymis part में जाके ये store होते हैं। तो मैंने वही यहाँ लिखा है, seminiferous tubules manufacture sperm and epididymis store sperms in mobile state। दोस्तों एपिडिडाइमिस में जब जाके स्पर्म स्टोर होते हैं, वो स्पर्म मोटाइल नहीं होता है, ओके, दैट इज इमोटाइल होता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर में जब एक्सप्लेन करूंगी तब आपको वहां देखने को मिलेगी कि स्पर्म का एक स्पर्म सेल का बॉडी जो होते हैं, उसके पीछे एक लंबा सा टेल यानी कि एक्सेल पार्ट होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आज तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मेरा नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तब आपको पता चलेगा कि ये मोटाइल, ये कैसे इमोटाइल से मोटाइल होते हैं। आज सिर्फ आप इतना जानिए कि द स्टोर ऑफ द स्पर्म्स इन मोबाइल स्टेट, ये कहाँ स्टोर होता है, एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं। एंड देन आफ्टर द स्पर्म डक्ट, ये स्पर्म डक्ट होता है, ये वास डिफरेंस वाला पार्ट यानी स्पर्म डक्ट, ये स्पर्म डक्ट जो है फनल या फिर नल शेप का स्ट्रक्चर, ये पैथ, यहाँ स्टोर होने के बाद ये इसी से बाहर आते हैं। बाहर आके ये कहाँ स्टोर होते हैं, ये स्टोर होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट एंड बल्बोथ्रियल ग्लैंड्स। यहाँ पर जाके ये तीनों जो है यहाँ पर इस जगह, इस तीनों ग्लैंड के अंदर में ये जाके यहाँ पर स्टोर नहीं होते, इसी पैथ से ये हमारी बॉडी से बाहर निकलने के लिए रास्ता यूरेथ्रा में एंटर करते हैं। ओके, सो कंट्रैक्शन हेल्प in passage of the sperm in urethra during the ejaculation. Ejaculation means during the copulation time male penis काफी stiff होते हैं, and ये stiff होने के रीजन यूरेथ्रा जो है वो straight
स्पर्म को निकलने का पैसेज बना के देते हैं। और ये पैसेज तभी बनते हैं जब वहां के ब्लड वेसल्स जो है, यानी कि पेनिस के जो ब्लड वेसल्स है वो इजेकुलेट होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, या तो इजैकुलेशन होने के बाद कंट्रैक्शन हेल्प इन द पैसेज ऑफ द स्पर्म in the urethra during the ejaculation, and the seminal vessels and the prostate gland nourishment or the nourishes the sperm. क्यों nourishes the sperm? Because मैंने यहाँ भी आपको दिखाया, this is the urethra, you have seen this is the urethra, ये green color का जो urethra part है, इस urethra part में आने के पहले यहाँ पर 3 glands आपको देखने को मिल रहे हैं, bulbocerebral glands, prostate glands, ejaculatory duct. ये जो 3 gland और 1 more gland is there, is a corpus sporangiosum and the corpus cavernosum. You have seen over there. These are the 2 parts of the penis. Ejaculation के पहले ये जो glands है, इसी gland से सीमेन का secretion होते हैं, जो सीमेन एक्चुअली lubricant या फिर nourishment या फिर liquid state में sperm को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। So ये जो तीनों glands है, ejaculatory duct, prostate glands, bulbocerebral glands, and there is a one more glands, a corpus glands also be there. Okay, ये जो glands है, different glands, seminal vessels भी है यहाँ पर, ये seminal vessels ये भी वही same वो करते हैं, sperm को convey करते हैं urethra में, and then after the urethra से ये बाहर आ जाते हैं। So in sperm duct का main function होते हैं nourishment of sperm and the contraction and ejaculation of the seminal vessels. सेमिनल वेसल्स को इजैकुलेट करते हैं, स्पर्म पेनिस को स्टिफ करते हैं ड्यूरिंग कपुलेशन टाइम में, एंड स्पर्म को बाहर निकालने में मदद करते हैं। और कैसे हेल्प करते हैं? सीमेन का सिक्रेशन करके उसको लिक्विड मीडियम देते हैं। ओके, एंड दिस लिक्विड मीडियम ये निकलते हैं। नाउ द यूरेथ्रा कंट्रैक्शन एक्सपेल सीमेन, यूरेथ्रा में जब वो पहुंचते हैं विथ सीमेन, बिकॉज कोई भी लिविंग सेल तभी एक्टिव रहेगा जब उसको लिक्विड मीडियम मिलेगा ना, वाटरी फ्लूइड मीडियम मिलेगा, अदरवाइज वो सेल ड्राई हो जाएगा तो उसके अंदर में जो भी हेरिडिटरी मटेरियल्स होते हैं वो ड्राई अप होकर खत्म हो जाते हैं। नॉर्मली 2 to 3 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल टेम्परेचर द प्रोडक्शन ऑफ द एक्टिव स्पर्म। सारे स्पर्म एक्टिव नहीं होते हैं, जो स्पर्म एक्टिव होते हैं उसका एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर या फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर में जेनिटल पार्ट में 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द एग्जैक्ट टेम्परेचर। स्पर्म काफी एक्टिव रहते हैं और ये स्पर्म 2 से 3 दिन तक अलाइव भी रहते हैं जेनिटल पार्ट में। क्लियर? अब ये निकलने के बाद ये अल्कलाइन मोड में होता है, स्पर्म जो होता है, ये सेमेन जो होता है लिटिल बिट अल्कलाइन होते हैं। ये निकलने के बाद कंट्रैक्शन एक्सपेल ऑफ द सीमेन में मिक्स अप होते हैं, एंड वो सीमेन जो है उसको बॉडी से पेनिस के थ्रू कपुलेटरी ऑर्गन्स, यानी कि if the copulation take place from the female vagina में उसको ट्रांसफर करते हैं during the copulation time। तो आज के विषय जो था मेल रिप्रोडक्टिव डिफरेंट पार्ट्स, उसमें हम लोग आज जो जाना उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मैं दोबारा एक बार आपको दिखा देती हूँ। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, स्पर्म डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स, और यहाँ पर उसके फंक्शंस था, वो क्या कैसे वो परफॉर्म करते हैं। आई होप मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए और सबसे बड़ी बात अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड याद करके बेल आइकन जो उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज इस चैप्टर को एक पीरियड में एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। मेरे कमिंग वीडियो में मैं सारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियोस आर इम्पोर्टेंट फॉर द नीट स्टूडेंट्स एंड बेसिकली इट इज इम्पोर्टेंट द चिल्ड्रन दोज हु आर द फ्यूचर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, एंड द फ्यूचर में बायोलॉजी लेके पढ़ने के लिए सोचते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 12 में बहुत ही ज्यादा elaborately explain किया जाता है प्लांट्स एंड द ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सो आज यहीं तक खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।